फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनका रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ चित्र भी बनाने का आते हैं। अगर चित्र नहीं बनाएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में करना क्या है कि डायग्राम आप लोगों को चाहे रफली बना लें, रफली बना के उसमें नामांकन करना सीख लें। कई बार बनाएं, जब आपका पढ़ते पढ़ते जी उब जाए तब उसका प्रैक्टिस कर लें। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर बनाते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अभी भी हो जाएगी और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कोई डरने की बात नहीं है और बहुत आसानी से आप अभी भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आज आपको हम बताएंगे और इन 20 क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में जो इन्हीं में से आ जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है जैव विविधता। इस पर हम आपको वीडियो दे चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी जिसको कहा जाता है, जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है? जीवों की संख्या, तरह तरह के जातियों के जीव पाए जाते हैं, उनको संरक्षित कैसे किया जाता है, इसके लिए हॉट स्पॉट, इसके अलावा जैव अभयारण्य और स्वस्थानीय संरक्षण, उच्च स्थानीय संरक्षण, पादप संरक्षण, जंतु संरक्षण। इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि जैव विविधता का संरक्षण करने की क्या विधियाँ हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। तो ये अंतर पूछे जाते हैं आमतौर पे। तो सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता में अंतर पूछा जा सकता है। इसके अलावा भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर आ सकता है। इसके अतिरिक्त सहजीविता और परजीविता, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सहप्रभाविता क्या कि साथ साथ कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं, जैसे मवेशियों में बालों का रंग साथ साथ प्रभावी होता है। जो संतानें होती हैं उसमें लाल और सफ़ेद दोनों रंग के बाल वाले जो संतानें पैदा होती है सहप्रभाविता है। अपूर्ण प्रभाविता, मिरेबिलिस जलापा में लाल और सफ़ेद पुष्पों में जब संकरण कराया गया तो किस कैसे पुष्प प्राप्त थे? गुलाबी रंग के प्राप्त थे। तो यह अपूर्ण प्रभाविता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। भ्रूण कोश क्या है? भ्रूण कोश जिसमें अंड कोशिका होती है वो भ्रूण कोश होता है, और जब निषेचन हो जाता है तब द्वितीयक केंद्रक से निषेचन से बनता है भ्रूण कोश, जो कि भ्रूण का पोषण करता है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। सहजीविता, राइजोबियम के बारे में बता चुके हैं, सहजीवी है। और परजीविता क्या है? जो दूसरे पर जीवित रहता है। तो इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मानव रोग कारक। तो मानव रोग कारक क्या है? मानव रोग पर एक पूरा चैप्टर है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं करीब 10-12 बीमारियां हैं, उनके रोग कारक क्या है। जैसे डेंगू का रोग कारक क्या है? वायरस है। चिकनगुनिया का वायरस है। टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको याद होना चाहिए। और मलेरिया का प्लाज्मोडियम है। तो ये रोग कारक आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में उसके लक्षण और उसका उपचार क्या है तो आप लिख ही सकते हैं। तो इस पर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप लिख लेंगे। कुछ केवल आप रोग कारक सबसे पहले कवर कर लीजिए कि जो बीमारियां आपके कोर्स में है 10-12, उनका रोग कारक क्या है। जैसे फाइलेरिया का क्या होता है? फाइलेरिया को फील पाउं भी कहा जाता है। इसका रोग कारक क्या है? वो है क्या? एक हेलमिंथीज है। तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए, बुचेरेलिया ब्रोंकाइफाई। तो थोड़ा कठिन नाम है, लेकिन उसको आप बार बार याद करेंगे कई बार तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया आपको नहीं याद है तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतर और आ सकता है, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या है? परागकणों का निर्माण। लघु बीजाणु जनन, परागकणों में लघु बीजाणु होते हैं। और गुरु बीजाणु जनन क्या है? वो जो नर युग्मक है उसका जो निर्माण होता है, भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है वो कहलाता है गुरु बीजाणु जनन। तो इसमें क्या अंतर है? पूरी इसकी जीवन चक्र आपको मालूम होना चाहिए। जीवन चक्र किसका? आवृतबीजी का। तो इसका चित्र तैयार कर लीजिए। गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, खासतौर से पराग कोश जो होता है उसका अनुप्रस्थ काट का चित्र आ जाता है। इस पर चित्र आपको तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन है मानव रोग कारक के बाद में
IVF इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये बंधिता से संबंधित है। बंधिता पर सवाल पूछे जा सकते हैं। IVF या गिफ्ट या जिफ्ट इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इस पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, तैयार कर लीजिए। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, सिंड्रोम आपके जो कोर्स में है वो है डाउन्स सिंड्रोम, या जिसको कहा जाता है मंगोली जड़ता। इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि अगर गुणसूत्र में अनियमितता हो जाती है तो किस तरह की अनियमितता होती है। तो दोनों तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इनके बारे में पढ़ लीजिए। इसके अलावा लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण मनुष्य में भी आपको मालूम होना चाहिए, मनुष्य में, पक्षी में, तो पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। इस पर रेखा चित्र आपको मालूम होना चाहिए और इसके बारे में डिटेल भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। अगला है लिंग संलग्न गुण। अब लिंग संलग्न गुण क्या है। हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो इस पर भी आपको सवाल मिल सकते हैं, इसका रेखा चित्र बनाना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या पर सवाल आ सकता है, जनसंख्या विस्फोट पे। तो जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हैं, अस्थायी उपाय कौन कौन से हैं, स्थायी उपाय क्या हैं। परिवार नियोजन का मतलब मालूम होना चाहिए, परिवार नियोजन, परिवार को सीमित करना, इसके उपाय मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लाज्मिड या वेक्टर। प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर है, वाहक है। तो इस पर लगभग हर साल सवाल पूछा गया है, तो मालूम। प्लेसेंटा या आंवल, तो मनुष्य में निषेचन के बाद में बच्चे का विकास होता है तो उसको पोषण देने के लिए प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो इसका कार्य पूछा जाता है कि कार्य क्या है, अथवा आर्तव चक्र या मासिक धर्म चक्र, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है मनुष्य का जनन तंत्र। तो इसमें चित्र आपको मालूम होना चाहिए और इसके मनुष्य के जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, उनके क्या काम है, इस पर बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है शुक्राणु का चित्र, स्पर्म का चित्र। ये चित्र भी इंपॉर्टेंट है, जनन तंत्र का है मनुष्य में, तो जनन तंत्र से संबंधित एक चित्र है, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, डीएनए में बदलाव करने की। डीएनए में अगर मनुष्य के बदलाव कर दिया जाए, किसी जीवधारी में बदलाव कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका उपयोग क्या है, इससे ट्रांसजेनिक पादप प्राप्त हो सकते हैं। अगर डीएनए में बदलाव करके किसी पौधे का निर्माण करते हैं तो उसको ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं, जैसे बीटी कपास। तो इस पे सवाल पूछा गया है कई बार, बीटी कपास पे सवाल पूछा गया है, या ट्रांसजेनिक जंतु पे, जीएम जंतु। तो खासतौर से तमाम तरह के जंतु भी मिल सकते हैं जिससे उपयोगी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। जीनी चिकित्सा पे सवाल पूछा जा सकता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। या सीपी, सिंगल सेल प्रोटीन खाने में क्या उपयोग है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उसका सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या है, तो छोटे छोटे जीव हैं, उनका क्या मनुष्य के कल्याण में क्या फ़ायदा है। तो बैक्टीरिया तरह तरह के ऐसे हैं जिनसे दवाएँ बनती हैं, खाने वाली चीज़ें तमाम बनती हैं। ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। तो इस पर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बीजांड की अनुप्रस्थ काट। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर परागण पे भी सवाल पूछा जाता है तब भी आपको लिखना है। निषेचन या द्विनिषेचन पूछा जाता है उसमें भी लिखना है। आवृतबीजी पौधे का जीवन इतिहास पूछा गया है तो भी आपको बनाना है। तो ये सवाल आपका एकदम पक्का है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप तैयार करिए। इसके बाद में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो मनुष्य का डीएनए अलग अलग तरीके का होता है। अगर किसी अपराधी का पता करना है तब भी इसका उपयोग होता है। माता पिता का पता करना है किसी के, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। RFLP का इसमें उपयोग किया जाता है तकनीक का। और भी कई तकनीकें हैं, उसके बारे में आपको हम डिटेल वीडियो बता चुके हैं। नेक्स्ट है स्वपरागण और परपरागण। तो परागकणों का वर्तिकाल पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो स्वपरागण और परपरागण क्या है, इस पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर।
तो जो काई है, नीली हरी शैवाल बीजी है या कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, इनका उर्वरक या खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, उनको कहते हैं जैव उर्वरक। तो इन पे सवाल पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर जो टॉपिक है इन पे आपको हम वीडियो बना के दे चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा, बुक्स से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में कि गोबर घोल के डाला जाता है एक टैंक में, उसके अंदर दूसरे टैंक में गैस बनती है, उसका उपयोग जो है जलाने में कर सकते हैं, लाइट में कर सकते हैं। तो गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट पे सवाल पूछा जाता है, खाद इससे बन जाती है, कई उपयोग हैं इसके। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? जीवधारियों में, मनुष्य में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? तो डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसमें क्या होता है? डीएनए से डीएनए भी बनता है, जिसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? तो इस पर भी आपको वीडियो दे चुके हैं। डीएनए की संरचना का चित्र आपको जरूर मालूम होना चाहिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसका चित्र आप बनाना सीख लीजिए। तो डीएनए का चित्र, आरएनए के बारे में पूछ सकते हैं, तो आरएनए का आपको खासतौर से टीआरएनए का चित्र आपको मालूम होना चाहिए, टीआरएनए का चित्र आपको पता होना चाहिए। तो इनके बारे में आप डिटेल याद कर लीजिए। बाकी जो है प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, इसकी हेडिंग्स अगर आपको याद है तो इसको आप डिटेल पूरा लिख सकते हैं। तो जाहिर है आपको 20 क्वेश्चन जो हमने बताए हैं, इसमें से पूरा उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएंगे और आप अच्छे अंकों से बोर्ड एग्जाम में पास होंगे। आपको 100% अंक मिलेंगे, इससे हमको पूरी आशा है, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे 100% अंक प्राप्त कर चुके हैं। करीब 20-25 साल का जो भी शिक्षण अनुभव है उसका बच्चों को फ़ायदा मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो देख लीजिएगा, अच्छा तैयार कर लीजिए, आपको अंक अच्छे मिल सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस रखिए। चित्र जो है, चित्रों का रफली रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत ना हो। खासतौर से उसमें नामांकन देखा जाता है, तो नामांकन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। अगर डिटेल नहीं मालूम है तो भी आप उसका डिटेल थोड़ा सा अगर मालूम है तो थोड़ा लिख के डिटेल आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उसमें घबराने की बात नहीं, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपको क्रम से करने हैं और जो आपको कॉपी में लाइनिंग छोड़नी है, लाइन छोड़ना है, दोनों तरफ थोड़ा सा जगह छोड़ना है, 2 लाइन खींचनी है, एक तरफ इधर साइड में, दूसरी साइड में हल्का सा लाइन छोड़ना है, क्योंकि एक तरफ अंक दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको साफ सुथरा कॉपी लिखनी है। अगर आप साफ सुथरा कॉपी लिखेंगे तभी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी। अगर पढ़ने में नहीं आ रहा, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, तो थोड़ा साफ सुथरा लिखिए, थोड़ा दूर लिखिए, बहुत दूर भी नहीं लिखिए। तो साफ सुथरा लिखेंगे, अच्छी कॉपी मानी जाएगी, पढ़ने में आ जाएगी। क्रम